ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ त्रिलोक कुमार शुक्ला। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे मैथ्स में, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों साथ में शुरू करेंगे। मान के चलो कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म होते आते आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूरा पता चल जाएगा। वहाँ पे डायरेक्ट हमें क्वेश्चन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो, मेरे हिसाब से सबसे ईजी चैप्टर होता है इसको जो कंपाउंड इंटरेस्ट को मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हम बोलेंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और कंपाउंड का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है ना। अभी सबसे इजी चैप्टर मेरे हिसाब से होता है, लेकिन सबसे कंफ्यूजिव भी मैं मानता हूँ इसे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि एक तरीके से सारा क्वेश्चन करोगे तो टफ हो जाता है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें बहुत सारे तरीके लगा सकते हैं। परसेंटेज का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है, याद रखना। परसेंटेज आपको इसके पहले अच्छे से आना चाहिए। परसेंटेज का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, आपने जैसे अगर कभी सुना है, कभी देखा होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने फॉर्मूला ऐसा खूब देखता होगा, I=P ब्रैकेट में 1+R/100। हम ना सिंपल इंटरेस्ट ना कंपाउंड इंटरेस्ट में एक भी फॉर्मूला नहीं बताने वाले, और क्वेश्चन सारा होगा, जबकि फॉर्मूले से क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं। लेकिन इसके पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए इसमें, इसी चैप्टर में स्पेशली, कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको हैं और साधारण ब्याज कहते किसको हैं। समझो, एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा विदाउट एनी डेफिनेशन। मान के चलो, और ये सब ज़्यादातर बैंक में यूज़ होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कहते नहीं कि आप इस लोन ले लो 2% की ब्याज की दर से, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो वो 2% बहुत महंगा पड़ जाता है। रीज़न क्या है? बाय द वे, लोन 2% नहीं बता रहा हूँ, किसी भी EMI पे जो भी 2% कंपाउंडली जो काफ़ी महंगा इसलिए पड़ता है, वो मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ, समझो। मान के चलो आपने कहीं से लोन लिया, बैंक से लोन लिया 1000 रुपये, ये हमने 1000 रुपये लोन ले लिया, और बैंक वाले ने बोला भाई आपको करना कुछ नहीं है, आपको 20% की दर से, मैंने क्या बोला, 20% की दर से, सुनना, 10,000 रुपये दिया उसने लोन आपको। उसने कहा 20% की दर से आप ना मुझे 3 साल के लिए इंटरेस्ट दोगे। हमें अभी इंटरेस्ट से मतलब है, 3 साल का ब्याज दोगे हमें। अब वो ब्याज कैसा होगा? मिश्रधन ब्याज होगा, कंपाउंडली होगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से होगा, ठीक है ना। बस यही एक लाइन जो बोल दिया कि जो ब्याज दर होगा वो मिश्रधन के हिसाब से होगा, सॉरी मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होगा। जो 20% की दर से होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर के हिसाब से होगा, ना कि जो है साधारण ब्याज होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, थोड़ा इंग्लिश में सही रहता है फिर भी, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा कुछ, चक्रवृद्धि ब्याज, और दूसरा होता है साधारण ब्याज। उसने कहा 1000 रुपये में तुमको लोन दे रहा हूँ 20% की दर से, आपको 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको पैसा वापस करना है। ब्याज 20% है। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है भाई? एक सीधी सी बात बताओ कि अगर मान के चलो ये 1000 रुपये है, 20% की दर से हर साल देना है, तो पहले साल ब्याज कितना देगा? 1000 रुपये का 20% अगर निकालोगे आप तो 200 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? अरे मेरे भाई, इतना तो आता है, परसेंटेज पूरा ख़त्म कर दियो। अगर इसी का 20% निकालो तो 200 आया कि नहीं आया? अरे समझे कि नहीं समझे? मतलब पहले साल ब्याज 200 रुपये। चलो भाई दूसरे साल आ जाओ, दूसरे साल ब्याज भी 200 रुपये, क्योंकि 20% ही तो देना है इसी 1000 रुपये पे। और तीसरे साल ब्याज भी कितना? 200 रुपये। समझना, तीसरे साल भी ब्याज 200 रुपये, इतना बोला है। मतलब अगर क्वेश्चन ये कहता कि 1000 रुपये पे आपको 20% की दर से ब्याज देना है और साधारण ब्याज की दर से देना है, तो आप सीधा सा कर देते भाई, पहले साल 200 देना है, हर साल 200 रुपये देना पड़ेगा, मतलब 3 साल में 600 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो आप मुझे। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कह दिया तो पहले साल तो इसका 200 रुपये दे दिया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि जो आप ब्याज दे रहे हो ना पिछले साल, उस पर भी ब्याज दो। तो दूसरे साल ये 200 रुपये तो आपको देना पड़ेगा 20%, और इसके पहले साल 200 रुपये इसका 20% दिया, ठीक है ना। अब जैसे दूसरे साल आया, ये 200 रुपये दिया, लेकिन इसके पहले जो आपने ब्याज दिया है ना, इसका भी 20% देना पड़ेगा इसी ब्याज की दर से। इसका 20% अगर दोगे आप तो ये 40 रुपये आएगा। अरे 200 का 20% 40 रुपये होता है। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है जो आप ब्याज दोगे ना वो तो ब्याज देने पड़ेगा, उसके अलावा इसके पहले जो ब्याज दिए हो उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। आपने इसके पहले साल 200 ब्याज दिया था, 200 रुपये, इस 200 रुपये पे 40 रुपये फिर देना पड़ेगा ब्याज। अब तीसरे साल ये 200 रुपये तो देना ही पड़ेगा। प्रिंसिपल पे
जो आपका मूलधन था, इस मूलधन पे 20% ब्याज तो देना पड़ेगा। इसके पहले जितना ब्याज आप दे चुके हो ना, उस ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ेगा। इसके पहले कितना ब्याज दे चुके हो, देखो ये 200 पहला ब्याज दिए था आपने, ये ब्याज था ना, 200 का 20% निकालोगे 40 रुपये, चलो दे दिया भाई, कोई बात नहीं। फिर ये 200 रुपये ब्याज दिया आपने दूसरे साल, इसका 20% निकालोगे 40 रुपये। लेकिन ये पिछले साल ये भी तो 40 रुपये दिए थे, इसका 20% निकालोगे तो 8 रुपये आएगा। देखो 40 रुपये का अगर 20% निकालो बटे 100, 4 दूना 8, 8 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बन गया हमारा पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। इसको बोलते हैं एक्चुअली ट्री मेथड। ये मेथड यूज़ होगा लास्ट में। मतलब इस समझाने का सबसे बढ़िया तरीका हम बता क्या रहे हैं कि अगर भाई कहता 1000 रुपये पे 20% ब्याज की दर से साधारण ब्याज दो 3 साल के लिए, तो 1000 रुपये का 20% होता है 200 रुपये। तो 200 रुपये 3 साल दोगे, 2 600 रुपये देना पड़ेगा, सिंपल सी बात। लेकिन असल से चक्रवृद्धि ब्याज कह दिया है ना, तो जितना साल आप बढ़ाते जाओगे देखो ब्याज बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि भाई ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है इसमें। पहले साल तो 200 रुपये दिया, इसके ऊपर और ब्याज क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसके पहले और कोई ब्याज नहीं दिए हो। लेकिन दूसरे साल आपने जैसे 200 रुपये दिया, पहले साल आपने ब्याज दे दिया है, उस पर भी 20%। तीसरे साल जैसे दिया, अब इसके पहले जितना ब्याज दिए हो उस पर सब पे 20%, इसका 20% 40, इसका 20% 40, इसका 20% 8 रुपये। तो अगर आपसे मैं बोलूँ यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर बोलूँ कि मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज तो सिंपल सा, पहले साल 200, दूसरे साल 200, तीसरे साल 200। साधारण ब्याज मतलब एक जो परसेंटेज है वही हर साल देना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज आपका 600 रुपये है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो पहली लाइन होती है देखो वो साधारण ब्याज की है। जो पहली लाइन है ये साधारण ब्याज की है कि नहीं, ये वाली लाइन, अरे है ना, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि नहीं आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 2 6, 600 रुपये होगा। अब देखो 4 3 12, ये भी देखो 640, 680, अरे समझे ना, 680 हो गया। अब इसमें 680 में अगर 40 जोड़ो 420, अरे 600, अरे 2 3 6, 600 हो गया, 640 हो गया, 680 हो गया, 720 हो गया और 728 हो गया। तो इसका मतलब दोस्त हो गया जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो 728 हो गया। और अगर आपसे पूछें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताओ, देख लो इतना छोटे अमाउंट पे और इतना छोटे परसेंटेज पे 3 साल पे कितना फ़र्क आ रहा है, कितना 128 रुपये का फ़र्क आ रहा है। 128 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दे रहा है 3 साल पे 1000 ही रुपये पे। अभी समझे। अब इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई लोन लो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुका दो, क्योंकि वो कंपाउंडली है। अगर वो कंपाउंडली है तो इसका मतलब आप जितना ज़्यादा समय लोगे ना, पिछली बार जो ब्याज दिए थे उस ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ेगा। वो क्या करते हैं किस्त में, आगे किस्त वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे, किस्त में सबको पहले से एकदम क्लियर करके रखेंगे कि ऐसे साल में करोगे तो सबको बराबर बांट के दे देंगे। किस्त वाला जब क्वेश्चन बताएंगे, मतलब जितना ज़्यादा साल आप उसमें बढ़ाओगे उतना ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका जो ब्याज दर है वो कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। समय बढ़ाते जाओगे ब्याज के ऊपर ब्याज, ये वाला चीज़ बढ़ता जाएगा ना। ये समझ में आया पक्का। अब दूसरी बात यहाँ पे एकदम क्लियर समझना, दूसरा एक यहाँ से कंक्लूजन निकाल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले साल साधारण ब्याज कितना था, तो पहले साल साधारण ब्याज भैया 200 रुपये दिया था। अच्छा मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूँ, पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना था? 200 ही रुपये था। अरे पहले साल तो 200 रुपये ब्याज हुआ है ना, ये ब्याज है पूरा। अगर मैं पूछूं दूसरे साल साधारण ब्याज कितना था, तो दूसरे साल साधारण ब्याज था 200 रुपये। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, तो भाई दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपये था कि नहीं था? अरे 200 रुपये साधारण ब्याज, मतलब 200 रुपये ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज 40 रुपये। अगर मैं पूछूं तीसरे साल साधारण ब्याज कितना था, 200 रुपये। साधारण ब्याज हर साल बराबर हो रहा है। और तीसरे साल जबकि चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछूं तो ये हो गया 280 और ये हो गया 288। अरे समझे कि नहीं समझे? एक बात यहाँ लेकिन समझ में आ गई कि पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम ही होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तब तक इफेक्ट नहीं होता जब तक आप दूसरी किस्त ना दो, दूसरी चीज़, दूसरा अमाउंट ना, दूसरा ब्याज ना दो। जैसे दूसरा ब्याज दोगे पहले पे ब्याज लग जाएगा। मतलब ये दिमाग में रखना, ये बहुत आगे यूज़ आने वाला है कि पहले साल का जो SI होता है और जो CI होता है वो दोनों बराबर होता है। केवल एक ही साल का होता है वो पहले साल का, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लग पाता, इसके पहले कोई ब्याज नहीं होता, तो पहले साल दोनों बराबर है। दूसरी बात दोस्त यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि आप मुझे बता दो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है, वो तो अंतर मैंने यहाँ बता दिया कि साधारण ब्याज ये है, चक्रवृद्धि ब्याज ये है, दोनों का अंतर है। लेकिन यहाँ फिगर से बताऊँ तो भाई साधारण ब्याज पहली लाइन है और चक्रवृद्धि ब्याज पूरी है,
और दोनों का अंतर पूछें तो दोनों में ये पहली लाइन हट जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब अगर कभी भी आपसे पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है और ऐसा कहीं प्लांट दिख गया आपको, तो पहली लाइन हटा दो, बाकी जो बच रहा है 4 3 12 120 128, तो यही 128 रुपये आपका दोनों में अंतर है, क्योंकि ये साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, और दोनों को हटाओगे तो पहली लाइन हट जाएगा। यस या नो? अरे क्लियर है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है? 128 रुपये का। ये एक मतलब एक तरह से समरी समझ में आया कि एक्चुअली चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज जितना परसेंट कहा है उतना परसेंट हर साल बराबर बराबर देते जाओ, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज भी देना पड़ता है प्रीवियस साल का। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है, बाकी अंतर होता है, और ये इस प्लांट को बोलते हैं ट्री प्लांट, ठीक है ना। एक यहाँ से आपको एक मतलब एक तो ब्रीफ समझ में आया कि एक्चुअली है क्या चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? ये समझ में आया? ये समझ में आया तभी क्वेश्चन आप कहोगे सर आप डायरेक्ट ये नहीं बता रहे हो प्रिंसिपल किसे, मूलधन किसे बोलते हैं, मिश्र धन किसे बोलते हैं, वो क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा। मूलधन का मतलब होता है जितना पैसा आपने शुरू की, मूल मतलब जितना मेरे पास था। जैसे मैंने कह दिया 1000 रुपये आपको दिया गया जिस पे 20% ब्याज देना, 1000 रुपये मूलधन हो गया। अब अच्छा यहाँ पे मिश्र धन अगर पूछे, अमाउंट पूछे, टोटल अमाउंट पूछे, मिश्र धन जिसे बोलते हैं, अगर मिश्र धन पूछे दोस्त, तो मिश्र धन का मतलब होता है कि जितना आपने पैसा दिया था वो तो वापस करना ही करना है भाई उसको, 1000 रुपये प्लस उसका ब्याज भी। तो ब्याज टोटल आपने कितना दिया है भाई? 728 रुपये, 728 रुपये। तो कुल मिला के यहाँ पे हो गया 1728 रुपये। ये हो गया आपका मिश्र धन। मतलब 1000 रुपये आपको लोन दिया था और 3 साल में आपने वसूल कितना लिया आपसे? 1728 रुपये, क्योंकि 728 रुपये क्या था? ब्याज था। 1000 रुपये तो लोन लिया ही, तो उसको वापस करना ही पड़ेगा। तो ये होता है भाई मूलधन, ये होता है मिश्र धन जितना आप उसे वापस करोगे। अरे क्लियर है? अब हम करें क्वेश्चन के पहले अब टाइप समझेंगे यहाँ पे। एक्चुअली टाइप का मतलब यहाँ देखो, मैंने पहले भी बताया दोस्त कि एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कम से कम 6 तरीके यहाँ तक। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मैं कहूँ मैं 6 तरीका नहीं बताऊँगा, कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करा दूँगा, तो नहीं, कहीं वो तरीका बड़ा हो जाएगा, कहीं वो छोटा। लेकिन आप चैप्टर ख़त्म होने से पहले एकदम कंफर्म हो जाओगे कि ये क्वेश्चन देखोगे दिखते, क्योंकि सारा तरीका रटाया नहीं, समझाया जाएगा। लेकिन 6 नहीं, कम से कम मान के चलो मैं इजी करने के लिए 3 तरीका तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है ना। अब समझो दूसरी बात, यहाँ पे मैंने ये चीज़ परसेंटेज में बता दिया था, फिर भी बता दे रहा हूँ। सक्सेसिव डिस्काउंट, वहाँ सक्सेसिव इंक्रीमेंट था। अच्छा, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है पहले समझो। जैसे 20% 50% का सक्सेसिव मतलब लगातार डिस्काउंट मिला है 20% 50% का, परसेंटेज खोलोगे समझ में आएगा, फिर भी बता रहा हूँ। लगातार का मतलब मान के चलो आपने माना 100 रुपये था दाम, पहले 20% का डिस्काउंट हुआ। अच्छा मेरे भाई एक बात सीधी से बता दो, 20% का डिस्काउंट, 100 का 20% का तो 20 रुपये डिस्काउंट हुआ, मतलब आपको मिला 80 रुपये। मेरे हिसाब से अगर हम ऐसे डायरेक्ट लिखें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। परसेंटेज अब अच्छे से पढ़ लियो। 100 रुपये मैंने माना है, 100 रुपये पर अगर 20% का डिस्काउंट पाओगे, 20% का मतलब होता है 100 का 20%, 20 डिस्काउंट हो गया, मतलब 100 रुपये पे आप 80 रुपये देना पड़ेगा। फिर कह रहा है जो डिस्काउंट देने के बाद आया ना उस पे 50% का डिस्काउंट, तो भाई 80 का 50% मतलब आधा, 40 रुपये का डिस्काउंट मतलब 40 रुपये देना पड़ेगा। तो कह दे कि बताओ एक्चुअली टोटल कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला। तो ऐसे मत जोड़ देना 50 2 70, नहीं, 20% पहले डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट होने के बाद जितना पैसा आया ना उस पर 50% मिला, सक्सेसिव है। तो टोटल 40 रुपये आपको देना पड़ा, और जबकि सामान कितने का था? 100 रुपये का। 100 रुपये का था, 40 रुपये देना पड़ा, मतलब 60 रुपये का डिस्काउंट हुआ। और 60 रुपये का डिस्काउंट किस पे हुआ? 100 रुपये पे। तो भाई 100 रुपये पे होगा तो वही परसेंट लिख सकते हैं कि नहीं? चाहे ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे 60/100 × 100, तो कट ही जाएगा 100 रुपये पे, जैसे 100 माना था। इसका मतलब ओवरऑल आपको 60% का डिस्काउंट हुआ। अरे समझे कि नहीं समझे? ये बेसिक है जो इसका मतलब समझा रहा है, बाकी हम आपको बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या। पहले यहाँ भी ऐसे समझ लो, मान के चलो 100 रुपये आपने मान लिया, पहले 20% का डिस्काउंट मतलब 80 रुपये देना पड़ा, फिर 10% का डिस्काउंट, 80 का 10% क्या होगा? 8 रुपये। 80 का 10% 8 रुपये, 80 × 10/100, दोनों जीरो हट गया, 8 रुपये। 8 रुपये का डिस्काउंट दो के 72 रुपये में देना पड़ेगा। इस 72 रुपये पे फिर आपको 50% डिस्काउंट देना पड़ेगा। 50% में इसका आधा 35, सॉरी 70 नहीं 72 होगा ना। अरे समझे नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 रुपये हो गया, कब? जब आपने 10% डिस्काउंट दिया।
20% डिस्काउंट दिया। अब 80 पे 10% डिस्काउंट दो। अगर 10% डिस्काउंट दोगे तो इसका मतलब 80 का 10 8 रुपये डिस्काउंट दोगे तो 72 रुपये का सामान होगा। अब 72 रुपये का सामान होगा, ये बार बार 70 क्यों लिख उठ रहा है। 72 रुपये का सामान होगा। इस 72 रुपये पे 50% का डिस्काउंट दो। 50% का मतलब होता है डियर कि इसका आधा डिस्काउंट दो। 50% का इसका आधा, 50% चाहे निकाल लो, इसका आधा आएगा 36 रुपये। अब 72 पे 36 रुपये की छूट दोगे तो 36 मिलेगा ना, 36 का सामान मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है, सामान 100 रुपये में था, फाइनली आपको जाके 36 मिल रहा है। तो टोटल कितना डिस्काउंट परसेंट हुआ, इस तीनों परसेंट को एक करना चाहें कि लास्ट में आपको कितना परसेंट टोटल डिस्काउंट मिला। सामान 100 रुपये का था, 36 का मिला, तो 10 में 6 गए 4 और 9 में 3 गए 6, मतलब 64% हमें डिस्काउंट मिला है। अरे समझ में आया, इसको माइनस कर दिया। ये है आपका दोस्त एकदम बेसिक मेथड। जो क्वेश्चन कह रहा है उसका मतलब ये है। दूसरा देखो, परसेंटेज में हमने बताया था, दूसरी चीज़ हम जो बता रहे हैं ये भी आपको परसेंटेज में बताया गया है, इसको समझना। एक बात दोस्त बता दो, 20% का मतलब 1/5 होता है कि नहीं होता है। 50% का मतलब 1/2 होता है। 50/100 20/100। अच्छा, 20% डिस्काउंट का मतलब हुआ कि 5 रुपये का सामान था, 1 रुपये डिस्काउंट हुआ। रेशियो से करें तो 5 रुपये का सामान था और भाई 1 रुपये डिस्काउंट हुआ, मतलब सामान कितने में मिला, 4 रुपये में मिला। अरे मिला कि नहीं मिला, 5 रुपये का सामान था, 1 डिस्काउंट हुआ, सामान 4 में मिला। अब जो सामान मिला उस पर फिर डिस्काउंट, सामान 2 रुपये का था और 1 रुपये डिस्काउंट हुआ, तो आपको कितना मिला, 1 रुपये का। दरअसल समझो, सामान 5 रुपये का था, 1 रुपये डिस्काउंट हुआ तो 4 रुपये का मिला। अब जितने का मिला उसी पे फिर डिस्काउंट लगे ना, जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से दूसरी लैंग्वेज शुरू हुई। जितना आपको छूट मिला उसी छूट पे फिर 50% डिस्काउंट, मतलब यहीं से ख़त्म हुआ। तो अगर सामान छूट देने के बाद 2 रुपये का था तो 1 रुपये डिस्काउंट हुआ, मतलब 2 में से 1 गए, 1 रुपये का मिलेगा। तो मैंने एक चीज़ परसेंटेज में बताया था कि जहाँ से ख़त्म हो, मतलब 1 रुपये डिस्काउंट देने के बाद ये आया, तो जो आया उस पर फिर अगर मान के चलो वो 2 का होता तो 1 मिलता। तो जहाँ से ख़त्म होकर वहीं से शुरू हो लैंग्वेज, तो ऐसे केस में मैंने बताया था इन दोनों को गुणा कर दो और इन दोनों को गुणा कर दो, तो यहाँ जो आएगा सबसे शुरू और सबसे अंत का अनुपात आता है। याद आया? तो इसको गुणा करो, 2 दूना 4। गुणा करने की बजाय अगर कट रहा है तो काट दो ऐसे इन दोनों में से आपस में। अब नहीं कट रहा तो यहाँ 5 बचा और यहाँ 2 बचा। मेरे भाई 5 2 क्या है, 5 सबसे पहला वाला होता है। सबसे पहले मतलब सबसे पहले उसके पास 5 रुपये अगर था, 5 रुपये था तो फाइनली वो सामान 2 रुपये में मिला सबसे अंत में। तो कह रहा है कितना परसेंट सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब फाइनली कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ। तो मेरे भाई इसमें से कितना डिस्काउंट हुआ, 3 रुपये डिस्काउंट हुआ कि नहीं, किस पे, 5 रुपये पे। और इसका अगर परसेंट निकालो तो गुणे 100 कर दो। ये हो गया 5 दूना 20 और 20 दिए कितना, 60% डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ, और 60% आ रहा था। ये मेथड परसेंटेज में आप किए हो। सेम यहाँ कर लो, पहले 20% का डिस्काउंट हो। 20 का मतलब क्या होता है भाई, 1/5। 10 का मतलब 1/10 और 50% वाला 1/2। मतलब सामान 5 रुपये का था तो 1 रुपये डिस्काउंट, मतलब 4 रुपये का मिला। फिर वो सामान अगर 10 रुपये का होता डिस्काउंट देने के बाद तो 1 का डिस्काउंट होता तो 9 का मिलता। फिर वो सामान अगर वो 2 रुपये का होता डिस्काउंट देने के बाद तो 1 का डिस्काउंट मिलता तो आपको 1 रुपये का मिलता। मैंने बताया ऐसे में ये गुणा कर दो, ये गुणा करके यहाँ लिख दो, सबसे शुरू और सबसे अंत में जो होता है वही अनुपात आ जाता है। तो गुणा करने के बजाय अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। तो इधर मेरे हिसाब से 25 आ रहा है और इधर 9 1 9 आ रहा है। मतलब 25 रुपये वो लेकर शुरू से था, सबसे पहले दाम 25 रुपये था, इतना डिस्काउंट देने के बाद 9 रुपये बचा, 9 रुपये का सामान मिलेगा। तो दरअसल कितना डिस्काउंट टोटल मिला, तो 25 में से 9 गए कितना होगा, 25 में 9 गए 16 रुपये का डिस्काउंट मिला किस पे, 25 रुपये पे। तो भाई परसेंट निकालने के लिए गुणे 100 कर देते हैं। 100 पे कितना मिला, और गुणे 100 करके अगर देखो तो 25 चौका 100, 16 चौका 64% से डिस्काउंट मिला। यस या नो? अरे क्लियर है, समझ में आया? ये हो गया दूसरा तरीका। यही तरीका हम इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ देर तक, जो तरीका अभी हम बता रहे हैं। तीसरा तरीका एक बात बस जान लो कि अगर 2 दिया है, 2% दिया है और सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया था मैंने, लेकिन इसमें माइनस क्यों लगा रहे हैं ये आपके लिए दिक्कत होगी जानना, फिर भी हम बता देंगे, ठीक है ना। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला जब 2% दिया हो। तो ए का मतलब 20, बी का मतलब 50 माइनस 20 गुणे 50/100। तो भाई 50 2 हो गया 70
माइनस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आ गया 10, इसका मतलब 60%। ये परसेंट में आएगा आंसर, याद रखना 60%। अब लेकिन अगर 3 हो गया तो 3 हो गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हम पहले 2 का निकाल देंगे, 20 और 10 का निकाल दो। 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे 100, तो भाई 20 10 30 हो गया, माइनस 2 आएगा, देखो माइनस 2 मतलब 28। अब जो आए इन दोनों का निकालने के बाद ये 28 आ गया ना, इसको तीसरे के साथ निकाल दो। 28 प्लस 50 माइनस 28 गुणे 50 बटे 100, तो यहाँ से करो 78 हो गया, माइनस अगर 50 दूना 2 और ये 2 1 9 2 2 चौका 8 14 हो गया। अब इसे सॉल्व कर, 8 में 4 गए 4, 7 में से गए 64%। देखो तीनों के इसमें 64% आ गया। तो 3 तरीका हमने आपको बता दिया। एक तो बताया कि उसका मतलब क्या है, एक मैंने आपको बताया कि एक्चुअली सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है, 100 मान के किया, ठीक है ना। दूसरा मतलब आपको बताया कि एक्चुअली हम रेशियो से कैसे निकालते हैं, जो तरीका हमें इम्प्लीमेंट करना है। तीसरा तरीका भी बताइए फार्मूला, ये फार्मूला वाला हम इसलिए इतना जोर नहीं दे रहे हैं, अगर ये परसेंटेज हो गया 16 सही 2/3%, तब कैसे करोगे, x + y तब कैसे लगाओगे, टफ नहीं होगा कैलकुलेशन। लेकिन रेशियो वाला ईजी रहेगा हर केस में। आई होप ये क्लियर है। तो एक बार हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो बताएंगे, जानना तीनों जरूरी दोस्त, आगे काम आएगा, बता रहा हूँ। अब ये पहला तरीका हम आपको, जो हम अब आगे लगाएंगे क्वेश्चन इसी तरीके से। तो भाई 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। 50% का मतलब क्या होगा, 1/2। मतलब सामान 5 रुपये में था तो 1 रुपये डिस्काउंट मिला, मतलब सामान 4 रुपये में मिला। फिर सामान यही अगर 2 रुपये में हो गया तो 1 रुपये का डिस्काउंट मिला, मतलब सामान 1 रुपये में मिला। ऐसे में इसको इससे गुणा करके यहाँ लिख दो, इसको इससे गुणा करके यहाँ लिख दो, चाहे तब काट दो चाहे अभी अगर कट रहा है ऐसे आसपास में एक दूसरे के विपरीत में, तो काट दो। तो यहाँ आया 5 × 5, यहाँ 2 × 2, मतलब सबसे पहले उसके पास, ये सबसे पहले वाला है इनिशियल ओरिजिनल, और ये डिस्काउंट देने के बाद जो लास्ट में बचता है इतने का सामान। तो दरअसल 5 रुपये का सामान 2 रुपये में दे रहा है, तो 3 रुपये डिस्काउंट दे रहा है कि नहीं। अच्छा ये 3 रुपये किस पे डिस्काउंट दे रहा है, 5 रुपये पे, तो 100 रुपये पे कितना देगा। तो देखो ये 20 आ गया और 20 दिए 60%, मतलब ओवरऑल 60% का डिस्काउंट देगा। ये आंसर हो गया। ऐसे यहाँ 1/5, 10% का 10/100 मतलब 1/10, 50% 50/100 मतलब 1/2। तो मतलब 5 रुपये का सामान था तो एक डिस्काउंट मतलब 4 का दिया। फिर अगर वो 10 रुपये का सामान हो जाता तो 1 का डिस्काउंट मतलब 9 का देता। फिर वो अगर 2 रुपये का सामान हो जाता तो 1 का डिस्काउंट मतलब 1 देता। तो ऐसे में इसको गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको, लेकिन अगर कट रहा है तो काट दो। 2 दूना 4 ये और 2 पंचे 10 यहाँ पे। तो यहाँ बचा भाई 25, 55 25 और यहाँ बचा 9 × 9, मतलब सामान 25 में था, लास्ट में फाइनली उसको 9 रुपये को मिला। तो कितना डिस्काउंट हुआ, 25 में से ये माइनस करो तो आएगा 16 डिस्काउंट हुआ किस पे, 25 पे। तो परसेंट निकालने के लिए गुणे 100 कर देते हैं, ये परसेंट हो गया। ये 25 चौका 100 और 16 चौका 64%, फाइनली उसे डिस्काउंट मिला। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसी में क्वेश्चन शायद हमारा है अभी, और ये सॉरी, ये देखो क्वेश्चन कह रहा है, एकदम सिंपल सी बात क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई सामान 40, अच्छा 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 परसेंटेज अभी पढ़ के आए हो। 40/100, 0 से 0 कट गया, 4/10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। कैसे, 60/100, 0 से 0 कट गया, 6/10, 2 3 6, 2 पंचे 10। मतलब सामान 5 रुपये का था तो 2 रुपये डिस्काउंट दिया तो 3 रुपये का मिला। फिर जितने का मिला, अगर वो 5 रुपये का मिला होता तो 3 रुपये का डिस्काउंट दिया, सामान 2 रुपये का मिला। अरे मिला कि नहीं मिला। ऐसे केस में इसको इससे गुणा करके, इसको इससे गुणा करके, कुछ कट नहीं रहा है आसपास में, तो ये हो गया भाई 25 रुपये और ये हो गया 3 दूना 6 यूनिट मान के चलो। तो इसका मतलब शुरू में 25 रुपये था, ये सब डिस्काउंट देने के बाद अब उसे सामान 6 रुपये में मिल रहा है। इसका मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट है, 25 में से 6 के 19, अरे 19 आएगा ना भाई, 19 6 25 होता है कि नहीं। 19 रुपये का डिस्काउंट हुआ किस पे, 25 रुपये पे। तो भाई 100 रुपये पे कितना होगा, परसेंट में 25 चौका 100, ठीक कहाँ लिखे यार, यहीं लिख दें 1976, ठीक है ना। 76% का टोटल डिस्काउंट हुआ। आई होप क्लियर है। यहाँ देख लो 10% का मतलब हो गया भाई 1/10, 15% का मतलब क्या हो गया 15/100, अरे 15/100 होगा ना। तो यहाँ पानते हैं 15, 3/20, अरे होगा कि नहीं, 15/100 पानते हैं 15, 20, 3/20, ठीक है ना।
ये सब वर्बली कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब 20% मतलब 1/5, मतलब सामान 10 रुपये में था तो 1 रुपये डिस्काउंट दिया, मतलब सामान अब 9 रुपये में मिल रहा है। फिर अगर वही सामान 20 में हो जाता तो 3 रुपये का डिस्काउंट, मतलब सामान 17 में हो जाता। फिर वही सामान अगर 5 का हो जाता तो 1 रुपये डिस्काउंट, सामान 4 का हो जाता। अब ऐसे में इसको गुणा करके इसको गुणा करके यहाँ लिख दो, लेकिन अगर कट रहा है तो काट दो। मेरे हिसाब से कट रहा है, ये देखो 4 पंचे 20 यहाँ आ गया, बस और नहीं कटेगा। 9 17 अब नहीं कटेगा। अब देखो 5 25 दाम में 250 अनुपात है। 17 नवैया कितना होता है? 153। 153 होता है ना, पहाड़ा 20 तक तो याद होना चाहिए ना। देख लो चाहे 9 63 3 ऐसे लगे 6 9 1 9 6 15, ठीक है ना। मतलब सामान था 250 का, 153 का मिला, तो मेरे भाई डिस्काउंट कितना मिला इसमें? डिस्काउंट कितना मिला बताओ? इन दोनों को माइनस कर दो, तो 10 में से 3 गए 7, 14 में से 5 गए 9, ये देखो 97 रुपये का, मतलब 97 रुपये का डिस्काउंट मिला किस पे? 250 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर दो। अरे कर दिया ना। अब इसको काट दो, देखो 25 दाम में 250, 25 चौका 100, अभी आ गया 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो कुल मिला के आया कितना आपका? 97 दूना कितना होता है भाई? 214, दोनों 18 1 19, 194, ठीक है ना, बटे 5। अरे आया कि नहीं आया? तो दरअसल इसका कहाँ लिखे? यहीं लिख दो, चलो यहीं छोटा सा लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यह है 38.8। 5 से डिवाइड करने के बजाय हमने 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा करने पे यहाँ 10 बन जाएगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो। आप गुणा डिवाइड कर लेना, कोई बात। 38.8 आया, इतना परसेंट का टोटल डिस्काउंट मिला। अरे समझे कि नहीं समझे? कैलकुलेशन ही तो है, ये यूज़ आएगा इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट ये तो हमने समझा दिया था। CISI आपको मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दिया। अब ये क्वेश्चन देखो, इसीलिए हम वो तरीका इम्प्लीमेंट किए थे कि अगर ये सारे क्वेश्चंस बन गए, इसमें मैंने डेटा ऐसे रैंडमली लिखा है तो मे भी इसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाए, क्योंकि ऐसा डेटा तो आएगा नहीं, मैंने रैंडमली ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको और किसी दोनों और तीनों मेथड से करोगे ना तो ये क्वेश्चन हो जाएगा टफ, इसीलिए रेशियो वाला बताया। अच्छा 12.5% 1/8, यहाँ से पता भी चल जाएगा आपको परसेंटेज कितना याद है। इसका मतलब होता है 1/11, याद है? आप कर देना, 12 दूना 24 1 25, 25/2 और परसेंट में 2 जीरो बढ़ जाएगा, 25/200 1/8। ये लेकिन याद होना चाहिए, नहीं याद है प्रॉब्लम है फिर। मतलब सामान 8 रुपये में था, 1 रुपये डिस्काउंट, मतलब सामान अब 7 रुपये में हो गया। फिर अगर सामान वही 11 रुपये में होता डिस्काउंट देने के बाद, तो 1 रुपये डिस्काउंट, मतलब सामान 10 में हो जाता। तो ऐसे में ये निकाल लो, कट रहा है कुछ? हाँ कट रहा है, क्या? 2 पंचे 10, 2 चौका 8, तो 11 चौको 44 हो गया यहाँ पे, और दोस्त यहाँ 7 पंचे 35 हो गया। मतलब 44 रुपये का सामान 35 रुपये में फाइनली मिल रहा है। कितने का इसमें डिस्काउंट हुआ फाइनली? 9 रुपये का डिस्काउंट। अरे हुआ कि नहीं? 9 रुपये किस पे? 44 रुपये। तो मेरे भाई 100 रुपये पे क्या होगा? इतना परसेंट। अब इसको कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए कर दें क्या है कुल पूरा? चलो इसको कर ही देते हैं, ठीक है ना। पूरा मान के चलो एकदम बेसिक, एकदम बच्चों जैसा अगर कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं? हम डायरेक्ट इसको 4 से काटते हैं, 4 25 100, और ये 11 आ जाता, ठीक है ना, मान के चलो। और 11 आ जाता तो यहाँ क्या 25 9 कितना होता है भाई? 225। ये हो गया 225, और यहाँ हो गया 11%, ठीक है ना। अब अगर इसको लिखो तो एकदम सिंपल सा, 11 दूनी 22। अरे ये 5 आया, ये 11 आया, क्या प्रॉब्लम है इसमें? देख लो, 220 225, यही आ गया आंसर। तो कैलकुलेशन टफ थोड़ी है। अरे समझे कि नहीं? 20 सही 5/11, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 20 सही 5/11%। फाइनली ये है। अगला है 12.5% का 2 बार डिस्काउंट मिला। तो मतलब एक बार 8 पहली बार, दूसरी बार भी 1/8, मतलब पहली बार 8 से 7 हो गया, दूसरी बार भी 8 से 7 हो गया। तो 8 8 64 रुपये का सामान 49 में मिला। तो कितना रुपए का डिस्काउंट हुआ? 14 में से 9 के 5, और यहाँ बचा 5 में से 4 के 15 रुपये का डिस्काउंट मिला 64 रुपये पे। तो 100 रुपये पे कितना मिलेगा? अरे समझे कि नहीं समझे? अब इसे काट लो आप, तो ये 4 से काट लो अगर मान के चलो, तो ये हो गया 4 16 चौका 64। अरे हुआ कि नहीं? और ये 25 हो गया ना। तो ओवरऑल कितना आया? 25 पंचे 125, 12 25 1 9 25, 10 35 2 37,
बटे 16%। अब इसी को अगर कैलकुलेट करके लिखो तो देखो 16 दूनी 32, 32 5 55 हो गया, 16 3 48, 48 2 50, 7 बटा 16%। यू जस्ट हैव टू नो द कैलकुलेशन, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के मेरा काम इसके बाद ख़त्म हो गया, इसके बाद तो कैलकुलेशन है, इसके बाद तो कैलकुलेशन है। इस 15 रुपये का 64 पे तो 100 रुपये पे कितना, इतना परसेंट, हल कर लो, आंसर हो गया। डोंट वरी, ऐसा नहीं आने वाला है मतलब कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन जो आता है मैंने देखा है एसएससी में तो एकदम इजी आता है, किसी में भी एकदम इजी रहेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन शुरू होता है हमारा इसका सीआई का, अब जाके क्वेश्चन शुरू होगा हमारा सीआई का, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम, और कैसे करेंगे उसको हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, मान के चलो ये क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मूलधन बताओ, मतलब जहाँ से पैसा शुरू किया था, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 16 से ही 2/3%। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नज़र रहती है क्योंकि हम परसेंटेज से क्वेश्चन करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपाउंडेड, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का, और भाई ये अमाउंट जो हो जाता है ना 1470 हो जा रहा है। कह रहा है वो मूलधन बताओ जिस पे इतना % की ब्याज की दर से, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दें तो पैसा 2 साल में इतना हो जा रहा है। मतलब कितना पैसा उसने उधार लिया था जिस पे 2 साल पे इतना % की ब्याज की दर से पैसा इतना हो जाए। तो हमें मूलधन बताना है, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, और ब्याज देने के बाद मूलधन मिलाने के बाद 1470 हो जा रहा है। अरे समझे, मूलधन का मतलब यही होता है, सॉरी ब्याज का मतलब चक्रवृद्धि कंपाउंडेड अमाउंट यही होता है ना, मिश्रधन तो यही होता है कि जितना पैसा उधार लिया था वो प्लस ब्याज इतना हो जाता है। तो भाई मेरे एक बात बताओ, 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है बताओ। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। हाँ कि ना, यस या नो। मतलब ये हुआ कि 6 रुपये, अगर 6 रुपये उसने लिया था, इतना % ब्याज है, ये इंटरेस्ट इतना %, 6% अगर उसने पैसा लिया था तो उस पर 1 रुपये ब्याज मिला, 1 रुपये ब्याज उसे लगा के मतलब उसे देना पड़ेगा 7 रुपये। कौन से साल, ये पहले साल, ये पहले साल है ना। अब दूसरे साल क्या है, दूसरे साल जितना आपने दिया, अरे समझे कि नहीं, 7, उस पर फिर इतना %, मतलब फिर 16 सही 2/3%। फिर अगर दूसरे साल 6 होता तो आपको कितना देना पड़ता, 7। अरे नहीं समझ में आया। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, मतलब 6 रुपये आपने उधार लिया था तो उस पर 1 रुपये ब्याज, मतलब 7 रुपये देना पड़ेगा पहले साल, क्योंकि देखो कंपाउंडेड 2 ईयर, 2 साल तक ऐसे ही देना है, ठीक है ना। तो पहले साल 6 का 7 देना पड़ेगा और दूसरे साल भी 6 का 7 देना पड़ेगा। तो एक्चुअली आपने टोटल दिया क्या, इसको गुणा कर दो, ये 36 हो गया, मैंने बताया था, और ये 49 हो गया। मतलब दोस्त ये हो गया कि आपने 36 रुपये उधार लिया था, तो आपने 49 रुपये 2 साल बाद दिया। अगर, अरे समझे कि नहीं, इसमें माइनस नहीं हो रहा है। 6 रुपये आपने उधार लिया था, उस पर 1 ब्याज दिया, मतलब 7 दिया ना, ठीक है ना। इसका कुल मिला के आ गया 36 रुपये आपने लिया था, मतलब शुरू में अमाउंट था जिसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे। 36 रुपये आपने उधार लिया था, लेकिन 2 साल में इतना ब्याज दे दिया कि अब उसे इतना पैसा दे रहे हो, कंपाउंड अमाउंट, मतलब पूरा मिश्रधन, ठीक है ना। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 49 यूनिट नहीं, लास्ट में उसके पास 1470 रुपये हो जाता है। तो मेरे भाई यही 49 यूनिट बराबर 1470। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल बताओ कितना पैसा से शुरू किए थे, प्रिंसिपल 36, तो 36 यूनिट बराबर क्या होगा, आप परसेंटेज में खुद की हो, 1470/49 × 36। इसी को हल कर लो भाई। अगर आप इसी को हल करोगे तो देखो ये 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, देखो ना 7 दूना 14, 7 1 9 7, 210 आया, और 7 7 49 × 36, 7 3 21 ही हो गया 30। तो फाइनली अगर 30 हो गया तो इसको गुणा करो तो 0 हो गया, 3 6 18, 3 3 9 1 10, मतलब 1080, 1080 रुपये उसके पास उधार उसने दिया था। 1080 रुपये उधार लिया, 2 साल 16 सही 2/3% के हिसाब से ब्याज दिया, तो 2 साल बाद 1470 रुपये हो जाएगा। अरे समझ में आया। ये जो हम डेटा लिख दिए ना यहाँ पे, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, इतना बड़ा यहाँ डेटा लिखो। तो मैं कैलकुलेशन समझाने के लिए किया, हम डायरेक्ट परसेंटेज पढ़ चुके थे, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे यार कि ये 49 की जगह क्या है 1470,
तो मुझे बताओ 49 से 1470 कैसे बना होगा? दोनों भाग दे के यहीं से काट के देख लो, 7 अरे समझे कि नहीं समझे? अरे समझ में आ रहा है ना? या डायरेक्ट ऐसा कोई देखो कि जहाँ से लास्ट में 7 है ना, तो 9 के पहाड़े में 7 में क्या 3 बार, 3 9 27, 3 चौक 12 2 14, हाँ 3 बार जा रहा है। मतलब हमें गुणे 30 करना पड़ रहा है कि नहीं? 3 बार ये जा रहा है, 0 ये, इसमें 30 गुणा करने पे आ रहा है, तो इसमें भी सीधा 30 से गुणा कर दो, तो 3 6 18 और 30 मतलब 0 हटा, 3 से गुणा 3 6 18, 3 3 9 1 10। बस हमें ये करना पड़ता है दोस्त, वो तो हम कैलकुलेशन बता रहे हैं, फिर से परसेंटेज रिवाइज कर रहे हैं। अरे क्लियर है? नेक्स्ट देखो, यहाँ से एकदम क्लियर होगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है, अब इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि लैंग्वेज एक बार समझा दिया क्या है। क्वेश्चन भी ये कह रहा है, ध्यान समझना, कि समय 2 साल है। समय कितना है? 2 साल, गुड। रेट है 12.5%, जिसका मतलब होता है 1/8। चलो, और कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6.8 रुपये है। तो मुझे बताओ मूलधन क्या है? कुल मिला के हम बता रहे हैं आपको। अब ये बताओ, अगर रेट 1/8 है, इसका मतलब पहले साल 8 रुपये अगर लेगा तो उस पर 1 रुपये ब्याज देकर मतलब 9 रुपये उसको देना पड़ेगा। लेकिन 2 साल तक ऐसे करना है। देखो 2 साल तक करना है, तो दूसरे साल भी यही करना पड़ेगा भाई। अरे समझे कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 8 64 रुपये और ये 9 9 81 हो गया। अरे ये समझ में आता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि पहले साल 8 रुपये लिया तो 9 रुपये दिया एक ब्याज देने के बाद, तो जो 9 रुपये दिया फिर उस पर एक 12 से 1/2% ब्याज देना पड़ेगा। जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से लैंग्वेज शुरू हो रही है ना। अरे समझे कि नहीं? तो इसीलिए तो ब्याज के ऊपर ब्याज हुआ, जहाँ से ख़त्म हुआ लैंग्वेज वहीं से शुरू हुई। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में इसको गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, तो ये सबसे शुरू का आता है। सबसे शुरू क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया दोस्त? मूलधन। और ये क्या हो गया? ये हो गया मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट, मतलब ब्याज देने के बाद इतना पैसा देना पड़ेगा। 64 रुपये था, ब्याज देने के बाद 81 रुपये देना पड़ेगा 2 साल में। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया है। मेरे भाई एक सीधी सी बात मुझे बता दो बस, ये हम शुरू से यहीं चेंज करके लिखते चलता, फिर भी एक बात मुझे यहाँ पे क्लियर बता दो कि 64 रुपये है, ये 64 रुपये है, ठीक है। 64 रुपये पे आपको बाद में 81 रुपये देना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ब्याज कितना दिया? 11 में से 4 गए 7 और 7 में से 6 गए 1, 17 रुपये यही ब्याज दिया कि नहीं भाई? 64 रुपये आपने उधार लिया था और बाद में उसे 81 रुपये 200 साल बाद दिया, 2 साल बाद दिया, मतलब 17 रुपये ज़्यादा दिया ना। ये 17 रुपये क्या था? यही तो इंटरेस्ट था। अरे यही तो इंटरेस्ट है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है ये इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट है 6.8। तो यही 17 यूनिट बराबर हो गया 6.8। तो मेरे भाई कह रहा है प्रिंसिपल बताओ, तो 64 यूनिट बराबर बताओ। तो 64 यूनिट बराबर होगा, देखो 6.8 बटे 17 गुणे 64। तो देखो ये 17 चौका 68 होता है। अरे होता है कि नहीं होता? तो 0.4 आ जाएगा। 68 होता है लेकिन दशमलव तो 0.4 हो जाएगा, ये 0.4। तो फाइनली कितना आया प्रिंसिपल बताओ? प्रिंसिपल बराबर हो गया 0.4 गुणे 64। अब इसी को गुणा कर लो, कितना आएगा? 4 चौक 16, 6 से लगा 1, 4 6 24, 1 25, एक अंक के बाद दशमलव है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल। 25.6 रुपये उसने उधार लिया था, फाइनली उसने ऐसा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। फॉर विच प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पूछ रहा है, हम शॉर्ट नोटेशन अब लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है, कॉमा द कंपाउंड अमाउंट विल बी, कंपाउंड अमाउंट है मतलब सबसे बाद में इतना पैसा हो जाता है, मतलब हम इसको अमाउंट लिखेंगे 9800। चलो ठीक है, बाद में ये सब नहीं लिखेंगे, तो मैं अपने लिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको, ठीक है ना। फॉर 2 ईयर, समय 2 साल है। समय कितना है? 2 साल है। रेट कितना है? मेन चीज़ तो हमारा यही है भाई, 16 सही 2/3% आपका रेट है। कह रहा है पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेंट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको बताना है CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। सिंपल सी बात है, मैं रेट पता चल गया तो कुछ नहीं, मतलब रेट का मतलब 16 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 1/6। तो इसका मतलब 6 रुपये अगर लिया है तो उस पर 1 रुपये ब्याज आपको 7 रुपये देना पड़ेगा। ये पहले साल का है, ऐसे 2 साल है तो फिर 6 रुपये 7, अगर ऐसे 3 साल का होता तो फिर 6 रुपये 7, 4 साल का होता तो ऐसे बढ़ते चला जाता। 2 साल का हो गया, इसका मतलब दोस्त आपने 36 रुपये लिया था तो आपको 49 रुपये देना पड़ेगा। यदि यस या नो, ये समझ में आया कि अगर आपने 36 रुपये लिया था तो 49 देना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है 49 नहीं, आपको देना पड़ेगा 9800।
49 नहीं, आपको कितना देना पड़ेगा 9800। देखो कह रहा है बाद में 9800 रुपये मिला उसे, तो यही 49 बराबर क्या हो गया भाई, 49 यूनिट बराबर 9800। ये सब हम जो कैलकुलेशन लिख रहे हैं आप डायरेक्ट कर दो कि यही 49 की वैल्यू 9800, तो 49 दूना 98 होता है यार। तो आपसे पूछ रहा है विच प्रिंसिपल पहले बताओ, पहले प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल क्या 36 यूनिट, तो 36 यूनिट बराबर क्या हो गया 9800 बटे 49 गुणे 36। तो देखो ये 2 बार जाएगा, तो ये 36 यूनिट मतलब प्रिंसिपल बराबर हो गया हमारा 200 गुणे 36, 200 गुणे 36, 2 छंग 12, 2 3 6 1 7 72 और डबल 0। मतलब ये हो गया कि आपका प्रिंसिपल 7200, मतलब 7200 आप उधार लिए थे, 16 सही 2/3% के हिसाब से ब्याज दोगे 2 साल पे कंपाउंडली, तो आपको जो है 9800 रुपये देना पड़ेगा 7200 का। एक क्वेश्चन और पूछ रहा है इसमें, आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो भाई मुझे समझ में आ गया कि 49 यूनिट बराबर 9800, ये तो समझ में आ गया कंपेयर करके, यही तो मेन चीज़ था कि 49 यूनिट बराबर 9800 दिया है। पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। 36 रुपये का 49 रुपये देना पड़ा, तो कितना रुपये ब्याज देना पड़ा होगा बताओ। इन्हीं के दोनों को डिफरेंस तो ब्याज बोलेंगे भाई, 9 में से 6 गए 3, 4 में से 3 गए 1, मतलब 13 रुपये ब्याज देना पड़ा कि नहीं। तो कुल मिला के जब 49 यूनिट बराबर 9800, तो 13 यूनिट बराबर क्या होगा भाई 9800 बटे 49 गुणे 13। अरे समझे कि नहीं, ये 200 हो गया, अब 200 हो गया, 13 दूनी 26 डबल 0, अरे 13 दूनी 26 और डबल 0, ठीक है ना, 26 डबल 0। इतना रुपए क्या है ब्याज है, आप खुद देख लो आप चाहे तो। 7200 रुपये प्रिंसिपल था, 2600 रुपये ब्याज दिया, और दोनों को जोड़ो तो 9800 रुपये उसे मिला हो। चाहे आप यहाँ से हमने जानबूझ के निकाला कि आगे काम आएगा, अदरवाइज ऐसे भी देख सकते हो भाई मेरे कि उसका मूलधन 7200 था और 9800 मिला, तो ब्याज कितना मिला होगा 98 में से 7200 माइनस कर दो 2600, ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन यूनिट से कंपेयर करके कैसे निकाला गया ये समझो, ठीक है ना। नेक्स्ट करो, यहाँ से क्लियर होगा। और क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट प्रिंसिपल फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी 6400 फॉर 2 ईयर, रेट इतना। अब डायरेक्ट मिलेगा, रेट इतना मतलब 1/3, 33 से 1/3 का मतलब क्या होता है भाई 1/3%। अरे होता है कि नहीं होता, तो 1/3 का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि 3 रुपये था, तो 1 रुपये ब्याज मिलके उसे 4 रुपये देना पड़ा पहले साल, ऐसे 2 साल देना है, 3 रुपये का 4, बार बार 2 साल का आ रहा है। एसएससी में ज़्यादातर 2 या 3 साल आता है, मैक्सिमम मैंने देखा है जब से एसएससी क्वेश्चन पूछ रही है 1 या 2 बार 5 साल का पूछा है, 1 या 2 बार बस, नहीं तो 2 या 3 साल बस, 5 साल तो पूछेगा नहीं, क्योंकि कोई क्वेश्चन सबके लिए बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है ना। ये हो गया, और 5 साल के लिए पूछेगा तो एकदम डेटा इजी देगा जिससे ये इधर उधर करता जाए, सिंपल पूछेगा, मतलब अगर पूछेगा तो मतलब हमसे क्या मतलब, हमें 10 साल का पूछते जाए ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा 1/3 का मतलब ये हो गया 3 रुपये से 1 रुपये ब्याज और 4 रुपये देना पड़ा, ऐसे 2 साल देना पड़ा, तो ये 9 यूनिट हो गया। अभी हम क्वेश्चन जबकि पूरा पढ़े नहीं है, बस ये समझ में आ गया कि 9 प्रिंसिपल है और 16 अमाउंट है, ये समझ में आया कि नहीं। 9 रुपये से हमने शुरू किया था, उधार लिया था, 16 रुपये लास्ट में देना पड़ा, और अभी पहले भी निकाल ले रहे हैं, तो ब्याज कितना देना पड़ा, इंटरेस्ट कितना हो गया 16 में से 7, 9 7 16 होता है ना, ब्याज 7 यूनिट हो गया। सब समझ में आ गया, प्रिंसिपल 9 है, अमाउंट 16 है, ब्याज 7 है। अभी नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडली एनुअली फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, मतलब इंटरेस्ट बताना है भाई, ये बताना है। और दिया क्या है, कंपाउंड अमाउंट विल बी 6400, और हमारे हिसाब से कितना है भाई अमाउंट 16 रुपये, तो यही 16 यूनिट बराबर 6400। तो भाई आपसे पूछ रहे कंपाउंड अमाउंट, और कंपाउंड अमाउंट कितना मतलब इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट 7 यूनिट, तो 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 6400 बटे 16 गुणे 7, तो ये हो गया 16 चौको 6400, ये 4 हो गया 400 गुणे 7, या 2800, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 2800 था। और प्रिंसिपल भी पूछा है, सॉरी प्रिंसिपल भी पूछा है, फॉर विच प्रिंसिपल, तो उसमें क्या है भाई, जब 16 यूनिट बराबर 6400, तो प्रिंसिपल 9 यूनिट बराबर, जैसे 7 यूनिट निकाल ले हो 6400 बटे 16 गुणे 9 कर देना बस। ये तो हो गया हम जो बता रहे हैं, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ इसकी आदत डालो आप कि ऐसे, ये 6400 क्या दिया है, ये 6400 अमाउंट दिया है, और यहाँ पे अमाउंट कितना है भाई, यहाँ अमाउंट है 16, यहाँ अमाउंट कितना है 16,
तो यही 16 बराबर 6400। तो यहीं से देख लिया करो 16 से 6400 कैसे बना होगा। 16 चौको 64 4 ना, और डबल जीरो 400 से गुणा करके, मतलब सब में 400 से गुणा कर दो, ओरिजिनल आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है कि बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट 7 है, तो ये 400 से गुणा कर दो, 7 गुणे 400 2800 हो गया। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो ये 4 से गुणा कर दो, 9 चौक 3600 प्रिंसिपल हो गया। ये आंसर हो गया, यही आंसर है। करना ऐसे ही है, हम जो कर रहे हैं वो समझाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप इतना लिख दिए हैं, आप शुरू से समझना चाहोगे तो नहीं समझ पाओगे, इतना हौच पहुँचोगे। ठीक है ना, क्लियर है। तभी कोशिश करेंगे हम कि ऐसे ही करें, ठीक है ना, 1 यूनिट 2 यूनिट निकालने की ज़रूरत हमें ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, 16 सही 66 सही 2/3 है, बस इसमें रेट है 66 सही 2/3, तो इसको क्या हो, 3 छंग 18, 3 छंग 18 2 20 प्लस 2/300। अरे यही हुआ ना, हम निकाल दे रहे हैं, कोई बात नहीं। 210/300 कितना टाइम लगा, ये कट गया, 323 3 दाम 30, 7/10 आया फाइनली क्या है भाई, 66 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं कितना, 7/10 था ना, 7/10। देख लो, 3 छंग 18, 3 छंग 18 2 20, तो 208 2 मतलब 210 210 210/300, 0 0 कट गया, 21/30, 323 3 दाम 30, 7/10। मतलब भाई सीधी सी बात है, 10 रुपये था, 7 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, मतलब 17 रुपये देना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना, ऐसे 2 साल है देखो, तो 10 का 17। अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, जो जरूरत पड़े उसी हिसाब से कर रहे हैं। 2 ही साल है तो इसको गुणा कर दो, कटेगा तो नहीं, तो 10 दाम 100, 17 97 आपको आना चाहिए। 17 97 क्या होता है, अच्छा इसके बाद वाले में ना मैं आपको स्क्वायर करना भी बताऊंगा, अगर 17 का याद नहीं, वैसे याद ही होना चाहिए यार, ठीक है ना, ठीक है ना। बाकी अब यहाँ से जान लो, अगर 2 डिजिट का स्क्वायर करना है तो यूनिट से यूनिट्स गुणा कर दिया करो, 7 49, 9 से लगे 4, फिर तिरछा गुणा करो, 7 1 7 7 1 7। तो दरअसल ये हम गुणा बता रहे हैं, स्क्वायर तो सीधा से होता है, 17 का स्क्वायर निकाला 7 49, 9 से लगे 4, इन दोनों को आपस में गुणा करके डबल कर दो, 7 1 7 2 14, 14 4 18, यहाँ से लगा 1 1 1 1 1 2 289। अरे हाँ कि ना, ये समझे कि नहीं। इसका मतलब 100 रुपये से 289 रुपये हो गया, सीधी सी बात। क्वेश्चन क्या दिया भाई, प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट विल भी इतना है, तो ये 289 की जो वैल्यू है वो 22500 है। यस या नो। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से क्या होगा, 189 होगा, ये बताना है, और प्रिंसिपल भी बताना है, सब बताना है। मतलब अब 289 में कुछ गुणा करने पे 225 आ रहा है क्या, तो भाई 225 क्या मान के चलो, 200 ये किससे कट रहा है, 9 2 11 11 8 11 8 19, 17 से कट रहा है, तो 17 से तो कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं, केवल 17 से ही कटेगा। तो दरअसल ये हुआ 225। आई होप डेटा कहीं गलत तो नहीं लिखा है ना, लेट मी चेक अगेन। 16 सही 2/3% था क्या, ये हमने जो 66 सही 2/3 लिख दिया। चलो फिर भी हम बता दे रहे हैं, अगर डेटा गलत है तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, हम वो नहीं बताना चाहते जिससे आप पहले से मोरल डाउन कर लो, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन डेटा एकदम ईजी रहेगा। 7/10 मतलब 10 पे आपको 17 मिला, 10 7 17, ऐसे दूसरे साल भी। ये हो गया 100, ये हो गया 289, 289। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अमाउंट है ना, देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, अमाउंट 289 नहीं है, अमाउंट 225 है बेटा। देखो अमाउंट जो है वो 225 है, ठीक है ना। तो अगर 225 अमाउंट है तो 289 से अगर भाग दोगे, देखो तो इसको एक काम करो, 16 से 2/3 अगर कर दें तो 1/, चलो कोई ये दिया है 22500। आपसे पूछ रहा है आप मुझे बता दो इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट 189 है, इसकी वैल्यू ये है, तो सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू है, इसकी पूछ रहा है, तो 22500 ये किसकी वैल्यू है, 289 की। अब पूछ किसकी वैल्यू रहा है, 189 की। जिसकी वैल्यू ये है वो नीचे लिखा जाएगा, चाहे ऐसे समझ लो, चाहे इतना यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, डिवाइड, तो इतना यूनिट बराबर इतना। ये कैलकुलेशन है बेटा। आप
ये कैलकुलेशन करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका जो जा रहा है ना, ये जा रहा है 77, मतलब बहुत लंबा जा रहा है, 77.8 अप्रॉक्सीमेटली लिख रहे हैं। और अगर 189 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर 189 से मल्टीप्लाई करो तो 189 एंड 77, तो अप्रॉक्सीमेटली आई होप 70 से तो 7 7 14 डबल के आसपास जा रहा है। 7 14 70 4, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, ठीक है ना। 3 2 5 5 अंक का और 0.72 इतना के आसपास जा रहा है, ठीक है ना। मैंने 77 189 को कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, ठीक है ना, कुल मिला के, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना जाएगा। आप कहोगे कि हमें कैलकुलेटर कैसे वहाँ मिलेगा, तो बच्चे ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, दिस इज़ माई गारंटी, ठीक है ना। ऐसा कैलकुलेशन आएगा जो आप पेन से कर सको, उसका टारगेट होता है क्वेश्चन को 3 सेकंड में करने का, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आई होप मैंने परसेंटेज में कहीं गलत कॉपी कर दिया, तो परसेंटेज में लिख रहा था क्वेश्चन से 66 ना होगा, 16 होल 2/3 रहा होगा। जो भी है मेथड समझ में आना चाहिए ना आपको बस। नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट फॉर रुपीज़ इतना 12.5%। 12.5% में 1/8, मतलब 8 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट, मतलब 9 रुपये देना पड़ेगा। ऐसे 2 साल देना है, 8 का 9, तो भाई हो गया 64, ये हो गया 81। इसको बोलते हैं अमाउंट, एक बार फिर से और लिख दे रहे हैं, अब नहीं लिखेंगे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। और इन दोनों को माइनस करने पे जो आएगा वो हो गया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 11 में 4 गए 7 और ये 17 रुपये इंटरेस्ट आ गया। अब पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट यही पूछ रहा है, 17 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट फॉर रुपीज़ इतना। अच्छा, इस क्वेश्चन में इतने फॉरवर्ड नहीं, ये सही था, ठीक है ना। इसमें दूसरा फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट, इसमें कंपाउंड अमाउंट पूछ रहा है, ये अमाउंट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अमाउंट फॉर रुपीज़ इतना, ये इसका प्रिंसिपल है। कह रहा है इंटरेस्ट बताओ, कंपाउंड अमाउंट बताओ इस रुपए के लिए, मतलब इस रुपए से शुरू हुआ था, मतलब ये प्रिंसिपल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 128 प्रिंसिपल है बच्चे, तो 64, तो ये बताओ 64 से 128 कैसे बना होगा भाई। 128 जीरो कैसे बना होगा 64 से। अब देखो 64 दूना 128 होता है कि नहीं, तो मतलब 20 से गुणा करने पे बना होगा। सबको 20 से गुणा कर दो, ओरिजिनल आ गया। तो इसको 20 से गुणा करोगे तो 1620 रुपये, ये हो गया आंसर कंपाउंड अमाउंट। और इंटरेस्ट को अगर 20 से गुणा करोगे 17 दूना 34, 340, ये आंसर हो गया। अरे समझे कि नहीं, यही हो गया। अदरवाइज़ नहीं सर, हमको परसेंटेज हम पढ़े नहीं थे, कहीं पढ़े नहीं, हमको नहीं आता, तब हमें ऐसा करना पड़ेगा बच्चे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 1280 है प्रिंसिपल, तो 64 यूनिट बराबर 1280, तो 1 यूनिट बराबर 1280/64। पूछ रहा है कंपाउंड अमाउंट, तो कंपाउंड अमाउंट कितना है 81, तो 81 बराबर 1280/64 गुणे 81। बाद में वही हुआ ना, 64 दूना 20 और 20 के से 2 का नाम दो, 2 8 16, इतना हो गया कंपाउंड अमाउंट। और आपसे पूछेगा इंटरेस्ट बराबर, एक बराबर इतना, तो इंटरेस्ट बराबर 1280/64 गुणे 17, तो 64 दूना 17 दूना 34, 340 रुपये ये हो गया। आई होप आपकी क्लियर है, ठीक है ना, कर लोगे। तो ये नहीं लगाना, लेकिन तरीका यहीं से कंपेयर हो गया, आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी ₹440 2 ईयर एट द रेट ऑफ 20%। 20% का मतलब क्या होता है दोस्त, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 रुपये से 6 रुपये हो गया पहले साल। अच्छा, आप ना यही लिखा करो जितना साल है, ये आगे काम आएगा। 2 ईयर है ना, तो पहले ईयर 1/5, दूसरे ईयर भी 1/5, 20% है, तो दूसरे ईयर भी 5 से 6 हुआ, क्योंकि आगे परसेंट जब चेंज हो जाएगा तो यहाँ लिखा रहेगा पहले साल 1/5, दूसरे साल भी 1/5, दोनों साल 20% है ना। तो ये हो गया 25, ये हो गया 36, ये हो गया अमाउंट भाई आपका। अब समझ में आ गया, ये प्रिंसिपल हो गया। और इंटरेस्ट कितना होगा 11 होगा कि नहीं, 11 इंटरेस्ट। जो फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, बस। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 440 है, जबकि आपके क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 11 है। 11 से 440 कैसे बना होगा, 11 चौक 40 से गुणा करने से। सबको 40 से गुणा कर दो, आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। इसको अगर आप 40 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, एक 0 बढ़ गया, 4 छंग 24, 4 से लगे 2, 4 3 12 2 24,
मतलब कंपाउंड अमाउंट 1240 हो गया। इसको अगर 40 से गुणा करोगे तो 40 से गुणा करो तो ये हो गया 25 चौका 100 और एक जीरो और 1000 रुपये इसका प्रिंसिपल हो गया। और प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, ये हो गया आंसर। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन गलत लिखा रहेगा तो आंसर हमेशा पॉइंट में होने लगेगा डियर। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया कि 11 से कट रहा था इसलिए यहाँ कंपाउंड अमाउंट दिया है। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। अरे क्लियर है क्वेश्चंस के लिए, सॉरी। फॉर विच प्रिंसिपल, इसमें प्रिंसिपल पूछा है, 3 साल दिया है, रेट 16/2/3। 16/2/3 का मतलब क्या होता है भाई, 1/6 मैं लिख रहा हूँ। ऐसा 3 साल का है ना, फिर तीनों साल का मैंने यहाँ लिख दिया, ये पहले लिख दिया करो। मतलब पहले साल 6 से 7 हुआ, दूसरे साल 6 से 7 हुआ, तीसरे साल 6 से 7 हुआ, तो टोटल 6 6 36, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 16 का 196 216, 6 का क्यूब कितना होगा भाई, 6 6 36, 36 6 6 36, 66 36 18, 216 राइट। ठीक है ना। 7 का क्यूब 243 कितना होगा, 7 का 49, 49 को 7 से गुणा करो, 7 9 63, 3 से लगा 6, 7 चौक 28, 28 2 30 5, 7 9 63, 3 से लगा 6, 7 चौक 28 2 30 4 34 343। ठीक है ना। हाँ सही, ये हो गया। एक बार सही निकलता है तुरंत मुँह से, लेकिन अब कन्फर्मेशन के लिए लिख दे, पता चले इसी चक्कर में क्वेश्चन गलत हो गया। आई हैव गॉट लॉस्ट माई प्रैक्टिस एक्चुअली यार। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है किस प्रिंसिपल के लिए इतना हो गया एनुअली, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहे कंपाउंड अमाउंट विल बी इतना, ये अमाउंट है कंपाउंड, 343 की वैल्यू है। तो 343 की वैल्यू क्या है भाई, 343 जीरो, तो 10 से गुणा करने पे आएगा नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है देखो। अब जो भी पूछे 10 से गुणा करो तो इंटरेस्ट कितना होगा, हाँ 127 इंटरेस्ट है। ठीक ना, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 10 से गुणा कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया आंसर। प्रिंसिपल को 10 से गुणा कर दो तो 2160, ये आंसर हो गया, प्रिंसिपल हो गया आंसर। हमें दूसरे यहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं है, समझे कि नहीं। कंपैरिजन एकदम इजी दिया रहेगा। इसमें से बताओ क्या लिखना पड़ा, कुछ नहीं। 16/2/3 का मतलब 1/6, मतलब 6 से 7, बस यही लिखना पड़ा। 6 का क्यूब 3 साल है ना, तो 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, और 343 की वैल्यू ये है, मतलब 10 में गुणा करना पड़ेगा। 10 में गुणा करो 2160, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है यहीं देख के आप कर सकते हो, 127 1270 इसका अमाउंट हो गया। तो बस इतना करना है एग्जाम में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मान के चलो। अच्छा इसमें या नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। ओके, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो रहा है वीडियो। आई होप ये क्लियर है थोड़ा सा। मतलब देखो, यू जस्ट हैव टू आस्क। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस बहुत गलत मिसप्रिंट यार मैंने लिख दिए हैं इसमें, ठीक है ना। फिर भी अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम आपको बताएंगे कि एक तरह के कितने क्वेश्चंस करा दिए, आगे भी करोगे। अभी और एक क्लास और करेंगे इसी टाइप का, जिसमें हम थोड़ा सा समय चेंज कर देंगे। 2 साल ना देकर हम बोलेंगे 2 साल 5 महीना, 2 साल 6 महीना ऐसा देंगे। तो मे बी वो आपके लिए और अंडरस्टैंडेबल होगा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट लाएगा वो। फिर उसके बाद हम सही से क्वेश्चन शुरू करेंगे जो होगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।